नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अध्याय 7 इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कॉलिंग नंबर्स पर कॉल कीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए और यूट्यूब वीडियोस के लिंक के लिए पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। क्रिकेट इस खेल की शुरुआत साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में तकरीबन 500 साल पहले हुई थी। ये स्टिक और बॉल का एक खेल होता था जिसके अलग अलग रूल हुआ करते थे। बैट इस शब्द का अर्थ है दोस्तों स्टिक, और ये एक इंग्लिश शब्द है। 17वीं सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में क्रिकेट को एक तरीके का रिकग्नाइजेशन मिला। ये खेल पॉपुलर होता गया और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि संडे के दिन इसके चाहने वाले, इसके फैंस चर्च जाने की बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करने लगे। इसलिए इसलिए एक तरीके से इन्हें फ़ाइन भी किया जाने लगा। हमारे देश में दोस्तों जब भी कोई इंटरनेशनल मैच होता है या जब कोई किसी भी टीम के साथ हमारी इंटरनेशनल टीम खेलती है, मैच ओडीआई हो या टेस्ट मैच हो, तो किस तरीके से क्रिकेट के चाहने वाले उस मैच को देखते हैं, ये सब चीज़ें आप अच्छे से जानते हो। बिकॉज आई होप कि आप भी क्रिकेट को पसंद करते होंगे। तो दोस्तों क्रिकेट हमारे देश में इतना लोकप्रिय कैसे हो गया, राइट, ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो क्रिकेट ये जो खेल है ये हमें कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म की हिस्ट्री से लिंक होता हुआ भी दिखाई देता है। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट एज अ गेम इन इंग्लैंड। भाई इंग्लैंड में इस खेल की डेवलपमेंट किस तरह से होती गई, किस तरह से इसका विकास होता गया। 18 और 19 सेंचुरी को अगर हम देखें दोस्तों तो जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था या जो सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री है इंग्लैंड की, इसका प्रभाव हमें इस खेल पर होता हुआ दिखाई देता है। राइट, क्रिकेट का अपना एक यूनिक नेचर है। किस तरह का अपना यूनिक नेचर है, उदाहरण के तौर पे आप देखिए, ये एक ऐसा खेल है दोस्तों जिसमें हमें पेक्युलरिटीज़ देखने को मिलती है। देखिए एक टेस्ट मैच 5 दिनों तक चलता है और 5 दिनों तक ये मैच होने के बाद भी इस मैच का कोई रिजल्ट आएगा ऐसा कोई कह नहीं सकता। बिकॉज मैच ड्रॉ भी हो सकता है। किसी भी टीम गेम में, मॉडर्न टीम गेम में एक्सेप्ट क्रिकेट, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे फुटबॉल ले लीजिए, बेसबॉल ले लीजिए या दूसरा कोई टीम गेम ले लीजिए दोस्तों, जिसमें कम समय के अंदर पूरा खेल के नतीजे हमारे सामने होते हैं। बट क्रिकेट का अगर हम लॉन्गेस्ट फॉर्मेट देखें जो कि टेस्ट मैच है, ये 5 दिनों तक चलता है। क्रिकेट की कुछ और खासियतें भी है, जैसे दोस्तों क्रिकेट की पिच की साइज़ क्या होंगी या जिस पिच पर क्रिकेट खेली जाएंगी ये कितनी बड़ी होंगी, ये बात तो पहले से लोग जानते हैं। बट क्रिकेट का ग्राउंड कितना बड़ा होगा दोस्तों, इस संबंध में पहले कोई भी रूल नहीं था। जैसे कि 22 यार्ड ये जो पिच होंगी इसे इसकी लेंथ को स्पेसिफाइड कर दिया गया है। बट ग्राउंड की साइज़ क्या होंगी इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिकेशन हमें नहीं देखने को मिलता है। इसकी तुलना अगर हम दूसरे मॉडर्न स्पोर्ट्स से करें, जैसे कि आप देख सकते हो हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया या बेसबॉल हो गया या दूसरा खेल हो गया दोस्तों जो कि टीम गेम है, इसमें हमें ग्राउंड का डायमेंशन स्पेसिफाइड किया हुआ दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो एडिलेड का मैदान ओवल ओवल है, राइट। चेपॉक सर्कुलर है, राइट। मेलबर्न का मैदान काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों फिरोजशाह कोटला का मैदान इतना बड़ा नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्रिकेट के मैदानों का साइज़ अलग अलग है। बट दोस्तों इन सभी मैदानों में जिस पिच पे ये गेम खेला जाता है ये 22 यार्ड की होती है, इसकी लेंथ 22 यार्ड होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्रिकेट जो दूसरे मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स है दोस्तों इससे अलग है। और इसके पीछे ये भी रीज़न हमें देखने को मिलता है कि इसे काफ़ी पहले कॉडिफाइड कर लिया गया था। इसके रूल रेगुलेशन काफ़ी पहले बन गए थे, अगर इसकी तुलना हम करें सॉसर अर्थात फुटबॉल और हॉकी इन खेलों से। तो भाई क्रिकेट के लॉस कब बने, इसकी शुरुआत 1744 में हुई, जब कुछ चीज़ों को तय कर दिया गया कि भाई जो स्टंप होंगे दोस्तों इनकी हाइट क्या होंगी, ये कितने होंगे, राइट। इसके अलावा बॉल बॉल का वेट कितना होगा, राइट। जो बैट होंगी इस बैट का शेप कैसा होगा, ये सब चीज़ें पहले से ही तय कर दी गई। ये कब तय की गई, पहले से नहीं की गई, 1744 में इससे संबंधित डिसीजंस लिए गए। पहला जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब बना दोस्तों ये हैमिल्टन में बना, और ये बना था 1760s में। और मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसे फाउंड किया गया 1787 में। 1788 में जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब था दोस्तों इसने अपना पहला एक तरीके से रूल बुक पब्लिश की, या क्रिकेट खेल से संबंधित रूल रेगुलेशन पब्लिश किए, अपनी गाइडेंस पब्लिश की। और एक तरीके से देखा जाए तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब ये इन रूल को समय समय पर रिवाइज करता रहा, इनमें बदलाव करता रहा। और जो 18 सेंचुरी का हाफ था या नेक्स्ट पार्ट था 18 सेंचुरी का दोस्तों,
तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इससे संबंधित होती हुई हमें दिखाई देती है। 1760 से लेकर 17 ये जो 10 सालों का पीरियड था, इसमें काफ़ी सारे डिसीजन इससे रिगार्डिंग लिए गए। जैसे कि दोस्तों इसमें एक और बात साफ हो गई कि अब ये जो गेंद थी ये ज़मीन की जगह पिच पे जब फेंकी जाने वाली थी तो ये एयर से जाने वाली थी। जब दोस्तों एयर के थ्रू बॉल अपने विकेट तक पहुंच रहा था तो बल्लेबाजों को अपने टेक्निक में काफ़ी सुधार करनी पड़ी, राइट। शॉट सिलेक्शन से लेके काफ़ी सारे टेक्निकल चीज़ों पे बल्लेबाजों को अपना काम करना पड़ा। इस बॉल का वेट क्या होगा, राइट, कितने आंसर्स होगा, ये सब चीज़ें डिसाइड की गई। और 1774 में LBW, जिसे हम कहते हैं लेग बिफोर विकेट, इसका रूल पहला इसे भी पब्लिश कर दिया गया। एज अराउंड दिस टाइम द थर्ड स्टंप बिकेम कॉमन, और तीसरा स्टंप इसी समय में स्टंप इसी पीरियड में कॉमन बन गया। 1780 में दोस्तों 3 दिन के जो मैच की जो लेंथ होती है इसे 3 दिन तय किया गया। 3 दिन का ये मैच खेला जाने लगा, राइट। तो इस तरीके के रूल और रेगुलेशन क्रिकेट में बदल रहे थे, चेंज हो रहे थे समय के अनुसार। और ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट रूल्स लाए गए दोस्तों ये 19th सेंचुरी में लाए गए। 19th सेंचुरी में ऐसे कौन से रूल लाए गए तो देख सकते हो आप, जो बॉल कितना वाइड होगा, राइट, एग्जैक्ट इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, इसे स्पेसिफाइड किया गया। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आए, जैसे कि पैड्स आए, ग्लोव्स आए, इसके अलावा हेलमेट जैसी चीज़ें आई। बाउंड्रीज को इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों, पहले बाउंड्रीज नहीं होती थी और रन ही लेने पड़ते थे बल्लेबाजों को, राइट। तो इस तरीके से, और ओवर आर्म जो गेंदबाजी है इसे लीगलाइज कर दिया गया। ये सब चीज़ें 19th सेंचुरी में हुई। देखिए 500 सालों का इस खेल का इतिहास है और काफ़ी सारे फैक्ट इससे जुड़े हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। बट अध्याय में जो चीज़ें बताई गई है इसे इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लग रही है यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कोशिश की है कि ज़्यादातर चीज़ें इस डिस्कशन में इंक्लूड की जा सके। अब देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट हमें क्रिकेट पे देखने को मिलता है। क्रिकेट दोस्तों प्री इंडस्ट्रियल स्पोर्ट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले इसकी शुरुआत हुई थी, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले इसकी शुरुआत हुई थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतना असर क्रिकेट पे नहीं हो पाया है। दिस हिस्ट्री हैज़ मेड क्रिकेट अ गेम विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट डे। और एक तरीके से यही चीज़ें क्रिकेट को पास्ट और प्रेजेंट डेज के कैरेक्टरिस्टिक वाला खेल बनाती है। क्रिकेट का जो कनेक्शन है दोस्तों ये रूरल एरिया से था या रूरल पास्ट से था, जहाँ पर जो टेस्ट मैच की लेंथ थी ये बड़ी थी। अगर ऐसा क्यों था, इतना ज़्यादा समय मैच खेलने के लिए क्यों लगता था? देखिए उस समय लोग भी फ्री हुआ करते थे, इंडस्ट्रियल पीरियड नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था ब्रिटेन में, यूरोप में, राइट, या इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत नहीं हुई थी। लोगों के पास काफ़ी समय था और लोग देर तक किसी भी खेल को में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो देखा जाए दोस्तों तो स्लो लाइफ हुआ करती थी, लाइफ में इतनी भाग दौड़ उस समय पे नहीं थी, और यही चीज़ें हमें क्रिकेट में देखने को मिलती है। बट इसके अलावा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो खेल कोडिफाइड किए गए या जो खेलों को जो दूसरे टीम गेम पर काम किया गया, राइट, तो इसमें हमें इतना समय ये खेल लेते हुए नहीं दिखाई देते, बिकॉज लोगों के पास समय ही नहीं था। मॉडर्न फैक्ट्री वर्क मीन दैट people were paid by the hours of the day and week. Game that were codified after industrial revolution like football, हॉकी वेयर स्ट्रिक्टली टाइम लिमिटेड। भाई ये ऐसे खेल है जो टाइम लिमिटेड खेल है, विद इन द टाइम आपको खेलने पड़ते हैं, राइट। बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में लोगों के पास समय नहीं होता था, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन खेलों पर काम बाद में हुआ है। अगर हम क्रिकेट की बात करें दोस्तों तो क्रिकेट इन सब चीज़ों से एक तरह से अलग रहा। क्रिकेट की शुरुआत जब शुरुआत हुई थी तो ये रूरल एरियाज़ में कॉमन्स पे खेला जाता था। कॉमन्स जो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जिसका कोई स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक शेप नहीं हुआ करता था, राइट। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि इसकी जो पिच है इसकी लेंथ तो दोस्तों तय कर दी गई थी कि कितनी होंगी, बट ग्राउंड कितना बड़ा होगा ये सब चीज़ें तय नहीं की गई थी। जब बाउंड्रीज का रूल भी ये लोग लेकर आ गए कि क्रिकेट में बाउंड्रीज होंगी दोस्तों, तो ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि पिच से कितने दूरी पर जाने के बाद 4 रन होंगे या बाउंड्री होंगी, राइट। तो इन ये सब चीज़ें हमें बताती है, इन सब चीज़ों से ही हमें समझ में आता है कि क्रिकेट इतना लोकप्रिय क्यों हो पाया। बिकॉज इसमें वो रूल रेगुलेशन नहीं थे जो किसी भी खेल को खेलने में कठिनाइयाँ लेकर आते हैं। अगर आपके पास 22 यार्ड की जगह है, पिच है, तो आप खेल सकते हो, नो मैटर कि अगर आपके पास मैदान हो या नहीं हो, राइट। इवन आफ्टर बाउंड्रीज वेर रिटन इनटू द लॉज ऑफ क्रिकेट, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द विकेट वाज नॉट स्पेसिफाइड। जी हाँ, विकेट से बाउंड्री का डिस्टेंस क्या होगा ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया बाउंड्री के रूल के इंट्रोडक्शन के बाद भी। द लॉ सिंपली लाइज डाउन दैट
द अंपायर शॉल एग्री विद द बोथ कैप्टन ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेइंग एरिया। भाई अंपायर ये डिसाइड करेंगे, दोनों कैप्टन से अगर इस बात दोनों कैप्टन अंपायर के डिसीजन से राजी होते हैं, एग्री करते हैं, तो कि बाउंड्री का डिस्टेंस कितना होगा विकेट से, राइट। अब गेम इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में जो क्रिकेट के इक्विपमेंट हुआ करते थे ये हैंडमेड हुआ करते थे। और दोस्तों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्रिकेट पर ऐसा प्रभाव नहीं हुआ जैसा दूसरे खेलों पे हुआ। ये अब भी हमें हैंडमेड ही देखने को मिलते हैं। क्रिकेट के ज़्यादातर इक्विपमेंट दोस्तों हैंडली मतलब मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं मैन्युअली। इसमें जो आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स है इसका यूज़ हमें नहीं होते हुए दिखाई देता है। हाँ, बल्ले में कुछ चेंजेस आए हैं। पहले बल्ला एक लकड़ी का हुआ करता था, अब ये 2 पीसेस का होता है। दोनों को जॉइंट किया जाता है और दोनों पीसेस में अलग अलग क्वालिटी की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अब गोल्फ और टेनिस जैसे खेलों को हम देखें दोस्तों, तो इन खेलों ने इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ है, राइट, इसके हिसाब से अपनी चीज़ों में बदलाव किया है। बट क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ। एक कुछ एग्जांपल ऐसे देखने को मिलते हैं जब क्रिकेट के ट्रेडिशनल रूल रेगुलेशन को ब्रेक करते हुए कुछ नई चीज़ें की गई, जैसे कि डेनिस लिली ने एल्यूमिनियम के बैट से खेलने की कोशिश की थी, राइट। बट जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो लेटेस्ट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है दोस्तों, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चेंज क्रिकेट में हुआ है। इस एरिया को, क्रिकेट के इस एरिया को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है टेक्नोलॉजी ने। अब हम देख सकते हैं कि पैड्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों जो कि आज के समय में क्रिकेट खेलने के लिए नेसेसरी हो गई है, कि जो हेलमेट होते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बनाई गई है, ऐसा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्रिकेट एंड विक्टोरियन इंग्लैंड। भाई क्रिकेट और विक्टोरियन इंग्लैंड के बारे में ये क्या कह रहे हैं? देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी क्रिकेट की, इस पर इंग्लिश सोसाइटी का असर हमें देखने को मिलता है। किस तरीके से देखने को मिलता है? भाई हर सोसाइटी में दो तबके के लोग होते हैं, कास्ट और दूसरे हरारकी को अगर हम साइड में कर दें, एक होते हैं रिच और दूसरे होते हैं पुअर, राइट। एक होते हैं पुअर और दूसरे होते हैं रिच। इस तरीके का डिवीजन हमें हर सोसाइटी में देखने को मिलता है। ऐसा ही डिवीजन इंग्लैंड में भी था। तो दोस्तों इस खेल को तो सभी लोग खेला करते थे। जो लोग अमीर थे ये आनंद के लिए खेला करते थे, इन्हें एमेच्योर्स कहा जाता था। जो लोग गरीब थे दोस्तों, ये इसके ज़रिए अपने लिविंग के लिए जिस जो कुछ पैसे की आवश्यकता है ये भी इससे इन्हें मिला करता था। अपनी ज़िंदगी के लिए भी इसे खेला करते थे। इन्हें प्रोफेशनल्स कहा जाता था, राइट। जो एमेच्योर्स थे दोस्तों, इन्हें अगर देखें तो यहाँ पर दो रीज़न देखते हैं जिस वजह से ये क्रिकेट खेला करते थे। एक तो इन्हें आनंद मिला करता था क्रिकेट में, मज़े के लिए खेला करते थे। पैसे के लिए तो ये लोग खेला नहीं करते थे। और दूसरी बात ये कि इन लोगों के पास इनफ पैसा था, राइट। तो इन्हें इन्हें पैसे की ज़रूरत भी कुछ नहीं थी। प्रोफेशनल लोगों को एक तरीके से पैसे की ज़रूरत थी और इन्हें पैट्रोनेज के माध्यम से, सब्सक्रिप्शंस के माध्यम से पैसा मिलता था। ये जो गेम था दोस्तों ये सीजनल गेम था, मतलब इसे एक पर्टिकुलर सीजन में ही खेला जाता था। तो इस पे डिपेंडेंट जो लोग थे, जो प्रोफेशनल लोग थे, इन्हें कुछ सीजन तक ही इसके ज़रिए कुछ अर्निंग होती होंगी, राइट। पर ऑफ सीजन दोस्तों इनके पास ऐसा कोई काम नहीं होता होगा। मोस्ट प्रोफेशनल वर्क एज अ माइनर आर अदर फॉर्म ऑफ वर्किंग क्लास एम्प्लॉयमेंट इन विंटर। भाई जब ऑफ सीजन होता था ना, तो ये लोग दूसरी जगहों पर काम किया करते थे। एमेच्योर्स को दोस्तों जेंटलमैन्स कहा जाता था, जेंटलमैन कहा जाता था, वही प्रोफेशनल्स को प्लेयर कहा जाता था, राइट। और इन दोनों की मैदान में एंट्रेंस की जगह भी अलग अलग हुआ करती थी। एमेच्योर्स ज़्यादातर हमें बैट्समैन देखने को मिलते थे, ये बैट्समैन की भूमिका में होते थे। और दूसरी तरफ एनर्जेटिक हार्ड वर्किंग जो एस्पेक्ट्स है इस गेम का, इस एस्पेक्ट्स में हमें प्रोफेशनल लोग देखने को मिलते थे, जो कि बॉलर की भूमिका में, फील्डर की भूमिका में होते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक इसके पीछे रीज़न है दोस्तों कि क्रिकेट में बेनिफिट ऑफ डाउट्स बैट्समैन के पक्ष में जाता है, बिकॉज जो बैट्समैन होते थे ये रिचर खेमे से बिलोंग करते थे। और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्रिकेट के जो कैप्टन हैं ये हमें बैट्समैन देखने को मिलते हैं। ऑल बिकॉज ऑफ कि दोस्तों इस ये जो बैट्समैन हुआ करते थे ये एमेच्योर हुआ करते थे और जो कि रिच सोसाइटी से बिलोंग करते थे। इसलिए नहीं भाई, सोशल सुपेरियोरिटी होने की वजह से एमेच्योर लोग कैप्टन हुआ करते थे। ट्रेडिशनली बैट्समैन इज बेटर देन बॉलर, इसलिए ये लोग कैप्टन नहीं हुआ करते थे, राइट। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है दोस्तों, जैसे कि कैप्टन ऑफ टीम वेदर क्लब टीम और नेशनल साइड वेर ऑलवेज एमेचर्स। भाई क्लब टीम हो या इंटरनेशनल टीम हो, कैप्टन तो मिस्टर एमेचर ही होंगे, राइट। प्रोफेशनल या प्लेयर्स यहाँ पर कैप्टन नहीं होंगे। इट वॉज अब यहाँ पर एक डेट दी गई है जब तक इंग्लिश टीम का कैप्टन
जिस डेट को इंग्लिश टीम के कैप्टन के रूप में एज अ प्रोफेशनल प्लेयर्स ने खेला था। हैन लेटन जिनका नाम था, 1930 की ये तारीख है। अब देखिए दोस्तों, कुछ जो इंग्लिश टीम्स थी, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, राइट, while some English team games like hockey and football became international game played all over the world, cricket remained a colonial game limited to the countries that once been a part of the British Empire। देखिए दोस्तों, दूसरे जो खेल थे, जो इंग्लिश मतलब हम सोच सकते हैं कि ये भी इसी एरिया से निकले हैं, जैसे कि हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया। ये जो खेल थे दोस्तों, ये खेल दुनिया भर में एक्सेप्ट किए गए, इनका प्रभाव दुनिया भर में देखने को मिलता है। बट क्रिकेट का प्रभाव हमें उन्हीं एरियाज पे देखने को मिलता है, उन्हीं जगहों पे देखने को मिलता है जो कि अंडर द कॉलोनियल रूल कभी हुआ करते थे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, प्री इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ऑर्डनेस ऑफ की अगर हम बात करें, तो क्रिकेट एक तरीके से वहाँ पर खेला जाता था जहाँ पर कॉलोनियल रूल हुआ करता था। कॉलोनियल ऑफिशियल्स के बीच में ये काफ़ी पॉपुलर था, राइट, वो लोग इसे खेला करते थे। और दोस्तों, कौन सा वो एरिया था? साउथ अफ्रीका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, केनिया, ये वो सब जगहें हैं जहाँ पर क्रिकेट हमें पॉपुलर होते हुआ दिखाई देता है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता था, लोग ब्रिटिशर्स को ये खेल खेलते हुए देखा करते थे, फिर उन्होंने भी इसे खेलना स्टार्ट किया होगा, और दोस्तों बाद में वो भी इसे एंजॉय किए करने लगे होंगे, राइट। और इसी तरीके से ये खेल ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी यहीं पर एक तरीके से चलता रहा और इतना पॉपुलर गेम होकर उभर कर आया। अब देखिए, जो ब्रिटिश एम्पेरियल ऑफिशियल्स हुआ करते थे दोस्तों, ये इस खेल को कॉलोनीज में खेला करते थे। जैसे कि हमने कहा, इन लोगों ने ही इस गेम को एक तरीके से स्प्रेड करने का काम किया। बट यहाँ पर ये जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जहाँ पर ये एज ऑफिसर के रूप में काम किया करते थे, वहाँ पर मेजोरिटी तो दोस्तों जो सब्जेक्ट थी ये नॉन वाइट थी, राइट। जैसे कि इंडिया हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, राइट। तो क्रिकेट ये जो खेल था, ये एक साइन था सुपीरियर लोगों का, सुपीरियर सोशल क्लास का, राइट, एक रेशियल स्टेटस का। तो देखिए, जो दूसरे लोग थे, जो नॉन वाइट थे, ये लोग इस खेल को खेल पाएंगे, इतने अच्छे से खेल पाएंगे, ऐसा नहीं लगता था ब्रिटिशर्स को दोस्तों उस समय में। बट एक तरीके का ये इनका स्टीरियोटाइप ही साबित हुआ, बिकॉज इन लोगों से भी बेहतर क्रिकेट खेला उन लोगों ने जिन लोग जो नॉन वाइट थे, राइट। और देखेंगे तो इसी साल इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप भी जीता है। बट वर्ल्ड कप जीतने की जर्नी तक पहुंचते पहुंचते इंग्लैंड को कितना समय लग गया, ये भी आप अच्छे से जानते हो। द फर्स्ट नॉन वाइट क्लब इन वेस्ट इंडीज वॉज स्टेब्लिश टूवर्ड द एंड ऑफ 19th century। भाई, वेस्ट इंडीज में पहला नॉन वाइट क्रिकेट क्लब की शुरुआत होती है 19वीं सेंचुरी में। अब ये सब चीज़ें होने के बाद भी वेस्ट इंडीज़ में ये खेल काफ़ी पॉपुलर हुआ, ये खेल सक्सेसफुल भी साबित हुआ दोस्तों। बिकॉज जो रेशियल इक्वेलिटी होती है और जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस होती है, ये भी इस खेल से मेज़र की जा सकती थी। इसके अलावा अगर हम देखें, जब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये जो कैरिबियन रीजन था, इस रीजन में भी दोस्तों ये खेल काफ़ी हद तक पॉपुलर होता गया। वेस्ट इंडीज़ ने दोस्तों अपना पहला टेस्ट सीरीज जीती या टेस्ट मैच जीता अगेंस्ट इंग्लैंड 1950 में। तो इंग्लैंड को इन्होंने 1950 में हरा दिया। अब यहाँ पर इस विक्ट्री में भी दो आयरनी थी। ये दो आयरनीज क्या थी? भाई, इस टीम के जो कैप्टन थे ये एक वाइट प्लेयर थे, और इस टीम के जो सदस्य थे ये ज़्यादातर दोस्तों अलग अलग एरिया से आकर ये टीम बनी हुई थी, राइट। ये प्रॉपर वेस्ट इंडीज से नहीं थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1950 में वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को हरा तो दिया था टेस्ट मैच में, बट इसमें भी हमें कुछ आयरनीज देखने को मिलती है। क्रिकेट के फैंस जानते हैं दोस्तों कि किस तरीके से क्रिकेट को जब भी हम देखते हैं तो हम किसी ना किसी साइड में होते हैं। जब रणजी ट्रॉफी का मैच चलता है तो दिल्ली वाले दिल्ली को सपोर्ट करते हैं, मुंबई वाले मुंबई को सपोर्ट करेंगे। फैंस की लॉयल्टी क्रिकेट में होती है। बट दोस्तों, जब इंटरनेशनल मैच होता है, जब हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हैं, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेलते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, तो हम ऐसा नहीं कहे तो तब जब सपोर्ट होता है ना, तो ये हम हमारे नेशनल साइड की ओर से होते हैं। फिर वो मुंबई का व्यक्ति हो या दिल्ली का व्यक्ति हो, सपोर्ट ये इंडिया को ही करेगा, बिकॉज वो उसकी नेशनल साइड है। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट अ साइड। एक साइड से ही सपोर्ट किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि इस टीम को भी सपोर्ट कर रहा है और उस टीम को भी सपोर्ट कर रहा है और दोनों के बीच में मैच हो रहा है। आईपीएल में ऐसा हो सकता है कि दो आपकी फेवरेट टीम है, फॉर एग्जांपल केकेआर और मुंबई इंडियंस, दोनों के बीच में मैच हो रहा है। आप चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी जीते तो आप खुश हो जाओगे, बिकॉज आपकी ये दो फेवरेट टीम है, राइट। ऐसा हर जगह पे नहीं होता। क्रिकेट में एक साइड फैन को लेनी होती है,
राइट। But through the early history of the Indian first class cricket, team were not organized on geographical principle। देखिए आज हमारे यहाँ पर टीम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है जियोग्राफिकल प्रिंसिपल के बेस पे। जैसे कि मुंबई इंडियंस मुंबई की टीम हो गई, कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता की टीम हो गई, राइट। इसके अलावा दिल्ली डेयर डेवल या दिल्ली कैपिटल दिल्ली की टीम हो गई। इस तरीके से जियोग्राफिकल बेसिस पे हम टीम्स को क्लासीफाई करते हैं। और देखा जाए दोस्तों तो प्रोफेशनल जब इस खेल को और प्रोफेशनल बनाया गया तो जियोग्राफिकल बेसिस पे इसे की सहायता से जब इसे क्लासिफाइड किया गया, इस प्रिंसिपल का यूज़ कर कर जब इस पे काम किया गया तो इसके बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिले। बट क्या शुरुआत में ऐसा था दोस्तों? शुरुआत में ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पर कास्ट और रीजन रीजन की जगह दोस्तों रिलीजन मैटर किया करता था। तो यहाँ पर क्रिकेट रेस और रिलीजन की बातें की गई है। जब कॉलोनियल यहाँ पर समय था दोस्तों तो यहाँ पर रिलीजन की टीमें हुआ करती थी। पहला रिकॉर्ड यहाँ पर क्या है? इंडिया में पहला क्रिकेट का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 1721 का हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जहां पर एक इंग्लिश सेलर्स कंपनी एक इंग्लिश से सेलर्स के द्वारा क्रिकेट खेला गया था। द फर्स्ट रिकॉर्ड वी हैव ऑफ क्रिकेट बीइंग प्लेड इन इंडिया इज फ्रॉम 1721 एन अकाउंट ऑफ रिक्रिएशनल क्रिकेट प्लेड बाय द इंग्लिश सेलर्स इन कैम्बॉय, राइट। अब पहला इंडियन जो क्रिकेट क्लब था दोस्तों ये कलकत्ता में बना और ये स्टैब्लिश हुआ था 1792 में, राइट। 18 सेंचुरी में हमें ये देखने को मिलता है कि क्रिकेट की एक तरीके से क्लब के रूप में यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी और वाइट लोगों के क्लब्स हमें देखने को मिलते थे। जिम खाना के क्लब हमें देखने को मिलते थे जिसमें ब्रिटिश मिलिट्री अफसर, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट क्रिकेट खेला करते थे। प्लेइंग क्रिकेट दोस्तों एक तरीके से क्लब के माध्यम से खेला जा जब क्लब क्लब के माध्यम से क्रिकेट खेले जाने लगा था तो ये एक फन का पार्ट हो गया था खेलने वालों के लिए, राइट। अब देखा जाए तो दोस्तों पहला जो क्लब बना, इंडियन लोगों का जो क्लब बना ये पारसीस का बना। और यहाँ पर जिम खाना खोलने के लिए या मुंबई में अपना जिम खाना बनाने के लिए अपने ग्राउंड के लिए भी इन लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। उस समय के जो पारसी बिजनेसमैन थे जैसे कि टाटा और वाडियास, ये लोग इन्हें सपोर्ट किया करते थे, राइट। तो दोस्तों जब पारसियों का अपना एक जिम खाना यहाँ पर खोला गया या क्रिकेट पारसियों के द्वारा खेलना शुरू किया गया तो इसी से कुछ समय बाद हमें ये देखने को मिलता है कि फिर रीजनल रिलीजन बेसिस पे टीम बननी शुरू हो गई, राइट। 1890s में हिंदूज़ की टीम बनी, मुस्लिम्स की टीम बनी और ये लोग गैदरिंग के माध्यम से फंड कलेक्ट किया करते थे। फिर हमें हिंदू जिम खाना और मुस्लिम जिम खाना देखने को मिला। देखिए ब्रिटिश उस समय इंडिया को एज अ नेशन के रूप में देखा ही नहीं करते थे। ब्रिटिश कास्ट बेसिस पे यहाँ से डील कर रहे थे। और देखिए दोस्तों ये इनके लिए एक बेहतर तरीका था बिकॉज इन्हें पता था कि ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी इसका यूज़ कर कर इन्हें काफ़ी सफलता मिली थी। तो इनके पक्ष में या ब्रिटिशर्स के लिए यही सही होता कि यहाँ के लोग रिलीजन बेसिस पे ही लगे रहते, रिलीजन बेसिस पे ही काम करते रहते, तो इनमें कभी एकता ना होती और कभी भी ये अगेंस्ट द ब्रिटिशर स्टैंड ना कर पाते। तो स्पोर्ट में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेट 19th सेंचुरी में दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूशंस में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली कि ये जो रिलीजियस कम्युनिटी के बेस पर जो आइडियाज़ थे इन्हें एक तरीके से क्विक इंकरेजमेंट मिलने लगा, कम्युनल इंस्टीट्यूशंस बनने लगे, राइट। एप्लीकेशन दैट यूज द कम्युनल कैटेगरीज फेवर्ड बाय द कॉलोनियल स्टेट्स वेयर एज द लेटर शोज मोर लाइकली टू बी अप्रूव्ड। भाई अगर कम्युनल बेसिस पर अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से तो ब्रिटिश सरकार इसे पॉजिटिवली लिया करती थी एज़ कम्पेयर टू द दूसरी चीज़ों की तरह, दूसरी चीज़ों की अगर हम तुलना करें तो दोस्तों हमें ये देखने को मिलता है कि रेशियल बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होती है, सॉरी नॉट रेशियल, रिलीजनल बेसिस पे चीज़ें स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल टूर्नामेंट भी स्टार्ट होता है जिसमें एक यूरोपियन टीम थी, एक पारसी टीम थी, एक हिंदू टीम थी और एक मुस्लिम टीम थी। कुछ समय के बाद दोस्तों इसमें एक और टीम जुड़ गई। इस टीम में वो लोग थे जो लोग इन चारों टीमों में नहीं हुआ करते थे, जो कि रेस्ट से आते थे। उदाहरण के तौर पे विजय हजारे जो कि क्रिश्चियन थे दोस्तों, ये रेस्ट के लिए खेला करते थे। बाद में 1930 और 1940s में का ये वो समय था जब ये जो क्वाड्रिलेटरल या पेंटागोनल टीम हुआ करती थी, जो टूर्नामेंट हुआ करता था, इसे जर्नलिस्ट, क्रिकेटर और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे इन लोगों ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज एक तरफ तो भारत अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था दोस्तों और दूसरी तरफ ये
जो चीज़ें थी जो रीजनल बेसिस पे डिवाइड कर रही थी लोगों को, जैसे कि ये टीम्स हो गई, बिकॉज जब भी टीम होती है, जब भी मैच होता है तो किसी एक साइड को फैंस को सपोर्ट करना पड़ता है। तो जब हिंदू और पारसीस खेलेंगे दोस्तों, तो हिंदू को हिंदू सपोर्ट करेंगे, पारसीस को पारसीस के सपोर्टर सपोर्ट करेंगे। तो जो एकता ज़रूरी है, ये एकता यहाँ से मिस होती है। तो इस बेसिस पर उस समय की जो हमारे बड़े लीडर्स थे, इन लोगों ने भी ऐसे टूर्नामेंट को क्रिटिसाइज़ किया। इवन महात्मा गांधी जी का भी इसमें नाम आता है। देखिए, जो रीजनल लाइंस पर जो पहला टूर्नामेंट हमारे यहाँ पर स्टार्ट होता है, ये होता है नेशनल क्रिकेट चैम्पियनशिप। इस नेशनल क्रिकेट चैम्पियनशिप को बाद में इस नेशनल क्रिकेट चैम्पियनशिप को दोस्तों बाद में नाम दे दिया गया रणजी ट्रॉफी, राइट। और ये इंडिपेंडेंस के बाद एक तरीके से शुरू हुई, और इसी ट्रॉफी ने पेंटेगुलर सीरीज हुआ करती थी, इसे रिप्लेस करने का काम किया। अब हम बात करते हैं दोस्तों द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम। भाई, आधुनिक समय में इस खेल में क्या बदलाव आए, किस तरीके का मॉडर्न मॉडर्न ट्रांसफर। अब आज के समय में क्रिकेट को डोमिनेट करता है टेस्ट क्रिकेट और वनडे इंटरनेशनल, बट दोस्तों अब तो T20 का ज़माना है, राइट। T20 एक तरीके से हर फॉर्मेट को डोमिनेट कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो प्लेयर है ये काफ़ी फेमस हो चुके हैं, राइट। एक तरीके से सुपरस्टार की तरह ये होते हैं। इनकी करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग होती है। ये ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ये अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं अगर जब बाहर जाते हैं तो। देखिए, जिस तरीके से क्रिकेट की शुरुआत यहाँ पर हुई थी और आज जिस तरीके से क्रिकेट है, इसमें हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर CK नायडू इन एक खिलाड़ी का नाम दिया गया है। ये टेस्ट क्रिकेट के लिए एक इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों, बिकॉज एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया ने जब अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, तो ये उसमें टेस्ट कैप्टन के रूप में थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट नेम है, राइट। जब इंडिया ने दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में एंटर किया 1932 में, और इसके डेकेड के बाद हमें ये देखने को मिलता है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलता है दोस्तों, तो अलग तरीके से क्रिकेट की ग्रोथ होती जाती है, right. Test cricket from its origin 1877 was organized as a contest between the different part of the British Empire, not sovereign nation। और ब्रिटिश एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में इस खेल को एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता था, ये सोवेरियन नेशंस के लिए नहीं था। अगर हम टेस्ट मैच की बात करें, टेस्ट क्रिकेट की बात करें, पहला टेस्ट मैच खेला गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों, और ये भी वहाँ खेला गया जहाँ पर वाइट लोगों की कॉलोनीज हुआ करती थी। वहाँ पर नहीं, उन एरिया पे नहीं, उन डोमिनियन पे नहीं, जहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस हुआ करता था। तो इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो छोटे देश थे, जो कि कैरिबियन देश हो गए, इन लोगों ने इकट्ठे आकर वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम बनाई। और दोस्तों, ये ब्रिटिश कॉलोनीज़ में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, इसके बाद यहाँ का खेल हमें तेज़ी से उभरता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं डीकोलोनाइजेशन की, राइट। डीकोलोनाइजेशन मतलब ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के तहत ब्रिटेन का या यूरोप का जो असर था दोस्तों दुनिया के दूसरे हिस्सों पर, ये कम कम होता गया, और एक समय ऐसा आया कि ये नष्ट हो गया। कोई इम्पैक्ट यूरोपियन कंट्रीज़ का दूसरे देशों की लाइफ पर नहीं बचा। 1947 में हमें आपको पता है कि हमें इंडिपेंडेंस मिला था, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस था ट्रेड पर, कॉमर्स पर, मिलिट्री अफेयर पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, राइट, स्पोर्टिंग मैटर्स पर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती गई। ओके। इंडिपेंडेंस के बाद दोस्तों जो किक स्टार्ट होता है, द डिसअपियरेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, द रेगुलर इंटरनेशनल क्रिकेट रिमेन द बिजनेस ऑफ इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, ये जो क्रिकेट कॉन्फ्रेंस थी, ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ICC जिसे हम कहते हैं, इसका जिसे बाद में रीनेम किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1965 में, ये एक तरीके से दोस्तों डोमिनेट करती है क्रिकेट को आज भी दुनिया में। और शुरुआत ये संस्था तो डोमिनेट करेंगी, बिकॉज क्रिकेट से संबंधित डिसीजंस यही लेती है। बट शुरुआती समय में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश थे दोस्तों, यही इस संस्था को डोमिनेट किया करते थे। इनके पास वीटो पावर भी हुआ करती थी। टिल 1989 was the privileged position of England and Australia scrapped in favor of equal membership, right। तो देखिए, जो कॉलोनियल फेवर था क्रिकेट का 1950 से लेकर 1960s के बीच में, यहाँ पर इसमें बदलाव होते हुए हमें देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों, इनका असर अभी भी क्रिकेट पे था। अब साउथ अफ्रीका जैसी टीम, जिस टीम में एक तरीके से रेसियस तरीके से अपने प्लेयर्स के साथ ये टीम
ट्रीटमेंट किया करती थी। कोई भी ऐसा वो व्यक्ति नहीं था दोस्तों जो व्यक्ति मेजोरिटी कम्युनिटी में स्टैंड करता है साउथ अफ्रीका में। और ऐसी टीम को एक तरीके से परमिशन मिली हुई थी। ऐसी टीम्स के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कंटिन्यू टेस्ट मैचेस खेलते आ रहे थे, जो टीम रेसिस्ट बेसिस पर काम करती आ रही थी, राइट। बाद में इस टीम के अगेंस्ट नेसेसरी डिसीजंस लिए जाते हैं। टेस्ट प्लेइंग नेशंस जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ इस साउथ अफ्रीका की टीम का बायकॉट करते हैं, बट दे डिड नॉट हैव द नेसेसरी पावर इन द आईसीसी टू डिबार द कंट्री फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट। बट दोस्तों ये टेस्ट प्लेइंग नेशन थे, इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़। ये नहीं चाहते थे कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो कि रेसिस्ट बेसिस पर बनी हुई है, ये इनके साथ ये क्रिकेट खेले। बट इनके डिसीजन पावरफुल कब होंगे या इनकी बात कब मानी जाएंगी, जब आईसीसी जैसी संस्था में इनका वजन होगा, राइट। तो एक समय ऐसा था कि आईसीसी पर किसी भी तरीके का प्रभाव इंडिया और पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज़ या दूसरे देशों का नहीं था। ये चाहकर भी साउथ अफ्रीका को डिबार नहीं कर पा रहे थे। दैट ओनली कम टू पास व्हेन द पॉलिटिकल प्रेशर टू आइसोलेट साउथ अफ्रीका अप्लाइड by the newly decolonized nation Asia and Africa combined with liberal feeling in Britain and forced the English cricket authorities to cancel the tour of South Africa in 1917। वह 1970 तक ये सब चीज़ें चलती रही, बट जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका का टूर 1970 में कैंसिल करना पड़ा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉमर्स, मीडिया और क्रिकेट की। प्रीवियस मुद्दे में हमने ये समझा कि डिकॉलोनाइजेशन होने के बाद भी ये जो क्रिकेट था, इस क्रिकेट पे ब्रिटिशर्स का प्रभाव हमें देखने को मिलता था, राइट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इससे संबंधित मेजर डिसीजंस लिया करते थे। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, जो साउथ अफ्रीका की टीम थी ये रेसिस्ट बेसिस पे बनी हुई टीम थी। इस टीम में साउथ अफ्रीका की जो मेजोरिटी होती है इसमें से लोग नहीं थे, सब वाइट ही लोग थे। फिर भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इनके साथ मैचेस खेल रहे थे, राइट। बट जो दूसरी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ है जैसे वेस्ट इंडीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये लोग इसे बाइकआउट करना चाहते थे, इसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, इस टीम को आइसोलेट करना चाहते थे। बट इनकी इनकी बात में वहाँ पर कोई वजन नहीं था, बिकॉज ये जो संस्था थी आईसीसी, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की चलती थी। बट जब प्रेशर बढ़ने लगा चारों ओर से, जो न्यूली फ्री इंडिपेंडेंट देश थे इनके ओर से, तो 1970 में इंग्लैंड को इस तरफ का टूर कैंसिल करना पड़ा, साउथ अफ्रीका का टूर कैंसिल करना पड़ा। अब हम बात करते हैं कॉमर्स, मीडिया और आज के क्रिकेट की। देखिए भाई 1971 में एक इंटरनेशनल एक मैच खेला गया जो कि पहला ओडीआई मैच था, वनडे इंटरनेशनल मैच था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, सिटी थी मेलबर्न। ये मैच काफ़ी पॉपुलर हुआ। ये जो फॉर्मेट था दोस्तों, कम समय में मैच खेलने वाला, ये लोगों को काफ़ी पसंद आया। बनस्पत या यूँ कहे कि जो 5 दिनों तक मैच चलता है उसके अलावा जो एक दिन का मैच का फॉर्मेट था, ये लोगों में काफ़ी पॉपुलर हुआ। और 1977 ये वो साल था दोस्तों जब क्रिकेट टेस्ट मैचेस की सेंचुरीज पूरी कर रहा था, या यूँ कहे कि शताब्दी मना रहा था, इसे 100 साल पूरे हो रहे थे। ये वो पीरियड था जब एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न टाइकून जिनका नाम कैरी पैकर था, इन्होंने क्या किया, जो उस समय के जाने माने क्रिकेटर थे, 51 क्रिकेटर्स के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया, या दोस्तों उनके साथ एक डील की, और इस स्पोर्ट को टेलीवाइज किया, मतलब टेलीविज़न के ज़रिए लोगों को दिखाया। इनके द्वारा दोस्तों टेस्ट मैच और ओडीआई मैचेस खेले गए। इनका खेल या इनके द्वारा की गई ये सब चीज़ें 2 सालों तक चलती रही। लोग इसे पेकर के सर्कस के रूप में कहा करते थे। बट दोस्तों 2 सालों में ही दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि क्रिकेट में काफ़ी पोटेंशियल है, और एज अ टीवी शो के रूप में या टेलीविज़न ऑडियंस इसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है और इससे काफ़ी सारा पैसा बन सकता है। और ऐसा ही हुआ, क्रिकेट में बदलाव आए, जैसे कि कलर ड्रेस आ गया, प्रोटेक्टिव हेलमेट आ गए, फील्ड की रेस्ट्रिक्शंस आ गई, क्रिकेट लाइट्स के अंदर खेला जाने लगा, राइट। इसके स्टैंडर्ड चेंज हुए, और मिस्टर पेकर के जाने के बाद भी दोस्तों ये सब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदलती रही। देखिए, जो क्रिकेट बोर्ड थे इन्होंने टेलीविज़न को अपने एक राइट्स बेचे, सेलिंग राइट्स बेचे, जिससे टेलीविज़न कंपनीज़ ने काफ़ी मुनाफा कमाया। बिकॉज दोस्तों जो एयर कमर्शियल्स चलते हैं, टीवी पे जो एड्स आते हैं, इन एड्स को दिखाने के लिए, इसके ये जिन कंपनीज़ के एड्स चलते हैं, राइट, इन कंपनीज़ के द्वारा काफ़ी पैसा दिया जाता है इन टेलीविज़न शोज़ को, या यूँ कहे कि इन टेलीविजन्स को, राइट, टीवी कंपनीज़ को। तो दोस्तों इन्होंने इससे काफ़ी मुनाफा कमाया, राइट। देखा जाए तो अब क्रिकेट की कवरेज ज़्यादा होने लगी, लोगों तक क्रिकेट पहुंचा, और जब से सैटेलाइट आ गया दोस्तों,
तो गाँव तक भी क्रिकेट पहुंचा, ऐसी ऐसी जगह जगह तक क्रिकेट पहुंचा जहां पर टीवी पहुंच चुकी थी। क्रिकेटर्स अब स्टार बन गए, वे सेलिब्रिटीज़ बन गए, एक तरीके से वो फेमस होने लगे, राइट। वो अलग अलग ब्रांड को एंडोर्स करने लगे। ओके, तो ये इन सब चीज़ों का बदलाव हमें देखने को मिलता है। बदलाव से आप ऐसे भी समझ सकते हो दोस्तों कि आईसीसी का हेडक्वार्टर लंदन से दुबई शिफ्ट हो गया, जहां पर जो कि टैक्स फ्री जगह है। इसकी व्यूअरशिप बढ़ गई। साउथ एशिया में दोस्तों इसकी व्यूअरशिप ज़्यादा देखी जाने लगी, बिकॉज का एशिया के अगर हम देश देखें, जैसे कि इंडिया इंडिया के पॉपुलेशन देखें, राइट, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों इसका। तो मार्केट को ध्यान में रखते हुए भी आईसीसी जैसी संस्था ने अपना हेडक्वार्टर लंदन से दुबई शिफ्ट कर दिया। आज अगर हम इंडियन क्रिकेटर्स की बात करें, आज से कुछ साल पहले और आज, तो हमें काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है दोस्तों। हमारे पहले क्रिकेट टीम या जो फारसीज थे, इन्होंने अपने मैदान के लिए संघर्ष किया था। बट आज अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में इंडियन क्रिकेटर्स की अपनी अलग जगह है। वे एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और उनका काफ़ी, एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी है लोगों पर, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली है एज़ कम्पेयर टू दी स्टार्ट। अगर इसकी शुरुआत हम इंडिया में देखें जिस रूप में हुई थी, और आज क्रिकेट को जिस रूप में देखें दोस्तों, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बदली है, और इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है टीवी ने, राइट। टीवी की दुनिया ने स्थितियों को बदलने में काफ़ी अलग भूमिका निभाई है। आज क्रिकेट पैसे का खेल है दोस्तों। अगर आपने पीछे वर्ल्ड कप चल रहा था, और जो वर्ल्ड कप की मैचेस चल रही थी, तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ चैनल के द्वारा इसे कवर किया जा रहा था। मैंने एक छोटी सी स्टोरी देखी थी, जिसमें बताया गया था कि हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसका नाम है, इस पाकिस्तान के जितने 15 प्लेयर खेलते हैं, या इन 15 प्लेयर की अगर हम फीस देखें एक साल की, और हमारे एक इंडियन प्लेयर की फ़ीस देखें दोस्तों, तो हमारे एक इंडियन प्लेयर को जितनी फ़ीस दी जाती है, उतनी ही फ़ीस उन 15 लोगों को दी जाती है। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि आज हमारा क्रिकेट बोर्ड और हमारे क्रिकेटर कितने पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू दी अदर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अगर आप ट्विटर पे जाए, इंस्टाग्राम पे जाए, फेसबुक पे जाए, तो हमारे क्रिकेटर्स के फॉलोवर देखिए, और उन लोगों के फॉलोवर देखिए दोस्तों, जो कि दूसरे देश से बिलोंग करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो 500 सालों में काफ़ी चीज़ें बदली है, और तेज़ी से बदली है, राइट। अब क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड का खेल नहीं हुआ है दोस्तों, ये साउथ ईस्ट एशिया में आया है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडिया में ये काफ़ी अच्छे से खेले जाने लगा है, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो आपको पता है कि एज अ क्रिकेट फ़ैन काफ़ी सारी चीज़ें हम क्रिकेट के बारे में जानते हैं, बट हमने कोशिश की कि उन चीज़ों के बारे में बात की जाए जिसके बारे में हमें नहीं पता है, राइट। तो इस लेसन को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले लेसन में, बाय।